नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। भारतीय संविधान यानी विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को संचालित करने का लिखित दस्तावेज। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आज पूरा देश 71वां संविधान दिवस मनाते हुए गौरवान्वित महसूस कर रहा है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष मौका था 71वां संविधान दिवस का, जब राष्ट्रपति भवन से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लोगों को संविधान की प्रस्तावना का पाठ कराया। देश के विभिन्न भागों से लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम से भारत के मुख्य न्यायाधीश के अलावा कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद भी जुड़े थे। संविधान दिवस के मौके पर राष्ट्रपति ने देश के लोगों को इसकी मूलभूत भावनाओं से अवगत कराया। What we have before us is, if I may say so, a document truly of the people, by the people and for the people. To paraphrase Abraham Lincoln, I can say with conviction that this document, a creation of Indian genius and ingenuity, too shall not perish from earth as citizens continue to repose faith in it. 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1949 में भारतीय संविधान को पारित किया गया था। हालांकि लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया था। जाहिर तौर पर आज का दिन भारत के लोगों को गौरवान्वित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। धन्यवाद। आज संविधान दिवस है और आज के दिन हम बात करेंगे आधुनिक भारत में संविधान के सबसे बड़े सेवक की। वो सेवक कोई और नहीं बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी हैं। संविधान दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी। पीएम मोदी संविधान के सच्चे सेवक क्यों हैं? इसे आप इस विजुअल से समझिए। संसद में पहला कदम रखने से पहले मोदी का ये अंदाज इनको सबसे सच्चा सेवक बनाता है। 6 साल बाद भी संविधान का ये सच्चा सेवक उतनी ही निष्ठा के साथ देश के सबसे बड़े धर्म ग्रंथ को याद कर रहा है। मौका है ऑल इंडिया प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस का। संसदीय कार्य मंत्री हम पीएम मोदी को संविधान का सच्चा सेवक क्यों कह रहे हैं, ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले संविधान दिवस के मौके पर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद कर पीएम मोदी ने क्या कहा, ये सुन लीजिए। आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और बाबा साहब अंबेडकर से लेकर के संविधान सभा के उन सभी व्यक्तित्वों, उनको सबको नमन करने का भी दिन है, जिनके अथक प्रयासों से हम सब देशवासियों को संविधान मिला है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स को दिए गए अपने संबोधन में पीएम मोदी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी नमन किया। आज का दिन पूज्य बापू की प्रेरणा को, सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिबद्धता को प्रणाम करने का दिन है। ऐसे ही अनेक दूरदर्शी प्रतिनिधियों ने स्वतंत्र भारत के नवनिर्माण का मार्ग तय किया था। आइए पीएम मोदी के संबोधन का वो हिस्सा सुन लीजिए जिसके लिए हम उन्हें संविधान का सच्चा सेवक कह रहे हैं। 5 साल पहले 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था।
मैं पूरे देश को हमारे लोकतंत्र के इस अहम पर्व के लिए बधाई देता हूं। बता दें 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया था। साथ ही 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था और पीएम नरेंद्र मोदी ने आज से 5 साल पहले 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाने का फैसला किया। और ये फैसला कर खुद को भारत के संविधान का सच्चा सेवक भी साबित कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक फोन करना लालू यादव को महंगा पड़ गया। लालू के एक फोन से सियासत में भूचाल आ गया और आखिरकार लालू को केली बंगले को छोड़ना पड़ गया। चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू यादव को रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। यहां उन्हें 11 नंबर कमरा में रखा गया है। दरअसल सोमवार को न्यूज़ 18 ने जेल से लालू के फोन की खबर दिखाई थी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन से लेकर सियासी हलकों में खलबली मच गई थी और 2 दिन के भीतर लालू को रिम्स में शिफ्ट करने का आदेश जारी कर केली के बंगले को खाली करा दिया गया। दरअसल लालू यादव 114 दिनों से रिम्स डायरेक्टर के बंगले में इलाज करा रहे थे। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए उन्हें 5 अगस्त को बंगले में शिफ्ट किया गया था। माना जा रहा है कि ऑडियो टेप कांड के विवाद के बाद जेल प्रशासन ने दबाव में यह फैसला लिया। हाँ, पासवान जी बधाई जी, प्रणाम चरण नमस्कार साहब क्या? ठीक है, खुश रहे जी। अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। अब मतलब तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना। न तो बातचीत का ये ऑडियो वायरल होता, न ये पर्दाफाश होता कि लालू प्रसाद यादव का जेल से सियासी खेल जारी है, और न ही लालू को रिम्स के केली बंगले से रिम्स के पेइंग वार्ड में शिफ्ट होना पड़ता। ये रिम्स प्रबंधन का ये फैसला था, उन्होंने उनको शिफ्ट कराया और हम लोग सुरक्षा व्यवस्था में हम लोग साथ में हैं। लालू प्रसाद को इलाज के नाम पर रिम्स के केली बंगले में रखा गया था, लेकिन लालू रिम्स अधीक्षक के बंगले से ही बिहार का सियासी खेल खेलने में लगे थे। बातचीत का ऑडियो वायरल नहीं होता तो इस खेल का खुलासा भी नहीं होता। अब सवाल है कि सजायाफ्ता लालू कैसे कर रहे थे मोबाइल पर बात? क्या लालू के इस खेल में जेल प्रशासन की मिलीभगत है या लालू को रांची जिला प्रशासन का मिल रहा था साथ? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब बिहार झारखंड का हर शख्स जानना चाहता है, लेकिन रांची जिला प्रशासन और जेल प्रशासन एक दूसरे के मत्थे इस लापरवाही का ठीकरा फोड़ने में ही जुटा है। मतलब लालू यादव जी अभी रिम्स के केली बंगले में संसीमित है। वो जेल नहीं है, वो हॉस्पिटल का एक पार्ट है और वो जेल डिक्लेयर भी नहीं हुआ है। तो उसके लिए गृह विभाग ने एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया है, जिसके अंतर्गत वहाँ कोई भी इलाजरत बंदी जो होते हैं उनकी अभिरक्षा का दायित्व तो वहाँ जो ऑफिसर इंचार्ज है, जो कि डीएसपी लेवल से नीचे का नहीं होता है, उसका होता है। मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो विधि व्यवस्था के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिप्यूट किए थे, और बाकी वो जो पूरा जेल, वो पूरा हॉस्पिटल जो है वो जेल सुपरिटेंडेंट के अधीन में है। तो ही हैज़ टू इंश्योर कि उसके अंदर सभी चीज़ें जो है वो जेल मैनुअल के हिसाब से कार्रवाई की जाए। फिलहाल झारखंड जेल आईजी ने मामले की जांच के आदेश रांची उपायुक्त को दिया है, तो रांची उपायुक्त ने पत्र के जरिए जेल अधीक्षक को सारे तथ्यों की जांच करने का निर्देश दे दिया और 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट भी तलब किया गया है। लेकिन लालू के ऊपर जेल मैनुअल के उल्लंघन का ये कोई पहला आरोप नहीं है। 31 अगस्त 2020 को भी जेल आईजी ने रांची उपायुक्त को एक पत्र लिखा था और ये बताया कि लालू प्रसाद अवैध रूप से लोगों से मिलकर जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं। सवाल है कि अब तक जिला प्रशासन ने क्यों कार्रवाई नहीं की? आरोपों के बाद भी क्यों नहीं जागा प्रशासन? क्या केवल चिट्ठी लिखकर मामले से बचने की कोशिश हो रही है? क्या सही जांच के बदले पल्ला झाड़ना है मकसद? तैनाती और जिम्मेदारी पर स्थिति साफ क्यों नहीं है? और जेल प्रशासन या जिला प्रशासन जिम्मेदार कौन है? आज न तो कल जिला प्रशासन और जेल प्रशासन को इन सवालों के जवाब देने होंगे। वैसे इस मामले को लेकर रांची हाईकोर्ट में पीआईएल और पटना के निगरानी थाने में मामला दर्ज करा दिया गया है।
न्यूज 18 के लिए रांची से उपेंद्र और भुवन किशोर झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लालू यादव ने जेल से सिर्फ ललन पासवान को ही नहीं बल्कि कई लोगों को फोन किया था और सरकार को गिराने की साजिश रची थी। और किस किस को लालू ने फोन कर फोड़ने की कोशिश की, तोड़ने की कोशिश की थी, आप भी जानिए। जेल से लालू की सीक्रेट कॉलिंग। हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहां। सलाखों के पीछे से सियासी साजिश। हम लोग का साथ दो तो इसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। जेल से लालू का खेल। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा, कोरोना हो गया था। 2020 के दंगल में मात खाने के बाद लालू अब जेल से ही तख्ता पलटने की साजिश रच रहे हैं। 1.5 दशक से सत्ता से दूर हो चुकी आरजेडी को बैकडोर से एंट्री दिलाना चाहते हैं, लिहाजा लालू हर हथकंडा अपना रहे हैं। एनडीए विधायकों को पद का लालच देकर लालू हर हाल में कुर्सी पर काबिज होना चाहते हैं। ललन पासवान के बाद अब पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने भी खुलासा कर दिया है कि लालू ने कई बार उनसे और उनकी पार्टी के लोगों से संपर्क साधने की कोशिश की थी। इस संबंध में मैं ये कहूँगा कि हमें भी जानकारी है, हमारे कई एक लोगों को उन्होंने टेलीफोन किया था कि मांझी जी से बात करा दीजिए। हमने बात करने का काम नहीं किया, वो उनकी नियति है गलत काम करने का, करते रहे हैं। जीतन राम मांझी ही नहीं बल्कि वीआईपी के अध्यक्ष मुकेश सहनी को भी चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू ने पद का चारा डालकर फंसाने की कोशिश की। आपको भी फोन कॉल आया था सरकार बनाने को लेकर उस वक्त? हाँ, बातचीत हुआ था सरकार बनाने को लेकर, लेकिन ठीक है, उन्होंने इच्छा रखा कि एक किसी तरीके से एक पिछड़ा को बेटा को गुमराह करके जाल में फंसा है, तो भला एक मल्ला का बेटा हूँ, जाल में फंसने वाला काम कैसे कर सकता हूँ? हम लोग मछली को जाल में फंसाते हैं, फंसते नहीं है। दरअसल बिहार विधानसभा के स्पीकर का चुनाव से पहले लालू का एक ऑडियो टेप सामने आया जिसमें साफ तौर पर लालू बीजेपी विधायक ललन पासवान को विधानसभा से एब्सेंट रहकर महागठबंधन का स्पीकर बनने में मदद करने को कह रहे हैं। बदले में वो बीजेपी विधायक को मंत्री बनाने का ऑफर भी दे रहे हैं। हाँ, पासवान की बधाई जी, प्रणाम। चरण नमस्कार साहब, क्या ठीक है? खुश रहे जी, अच्छा लगा। ठीक है, अच्छा सुनो। हाँ, हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। बने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो तो इसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? पार्टी में नहीं सर, पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। जाहिर तौर पर लालू के एक कॉल से बिहार की सियासत में भूचाल आ गया है। न्यूज 18 के लिए पटना से अमित कुमार और संजय कुमार की रिपोर्ट। आज बिहार विधानसभा और विधान परिषद के संयुक्त सत्र में राज्यपाल का अभिभाषण हुआ। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, जिसके बाद दोनों पक्षों में जुबानी हमला तेज हो गया है। सत्रहवीं विधानसभा के पहले सत्र का चौथा दिन। सबकी नजरें राज्यपाल के अभिभाषण पर टिकी थी। बिहार के लोग ये जानने को उत्सुक थे कि संयुक्त सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल सरकार का जो रोड मैप पेश करेंगे उसमें क्या क्या खास रहता है। नियत समय पर राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ। राज्य की जनता ने विकास के एजेंडे को स्वीकार करते हुए सरकार का स्वरूप तय कर दिया है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारी सरकार समावेशी विकास के पथ पर चलते हुए विकसित बिहार बनाने की ओर अग्रसर होगी। राज्यपाल ने कोरोना काल में सरकार की तरफ से किए गए कार्यों का जिक्र अभी शुरू ही किया था कि विपक्षी सदस्यों ने हंगामा शुरू कर दिया। राज्य विकास और प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया गया है। ये सरकार पिछले 15 वर्षों में बिहार के विकास दर में 2 बिहार के विकास का लाभ समाज के सभी वर्गों तक पहुंचा है। राज्यपाल के 13 मिनट के अभिभाषण के दौरान विपक्ष का हंगामा लगातार जारी रहा। सत्ता पक्ष के नेताओं ने विपक्ष की निंदा की और कहा कि इस तरह का हंगामा लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं।
कम से कम राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान ऐसा नहीं होना चाहिए था। विपक्ष को जनता ने नकार दिया है। अब खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, जनता के नकारने के बावजूद भी इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं जो संसदीय परंपरा के अनुसार नहीं होता है, बड़ा ही निंदनीय है। जिनको संसदीय लोकतंत्र में, संविधान में, नियमावली में विश्वास नहीं, वे लोग ही इस तरह का कृत्य करते हैं। और इस तरह के कृत्य को बिहार के 12 करोड़ जनता देख रही है कि इनको भेजा कौन काम के लिए और कौन काम कर रहे हैं। महागठबंधन के नेताओं ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान हंगामा तो किया ही, सदन के बाहर निकलकर ये भी दुहाई देते रहे कि इससे पहले भी ऐसा होता रहा है। सदन में इससे पहले भी कई बार राज्यपाल के अभिभाषण के समय लोगों ने प्रोटेस्ट किया है और उसमें यही भाजपा जदयू के लोग शामिल रहते थे। लेकिन सवाल है कि प्रोटेस्ट करने की नौबत क्यों आई? राज्यपाल के अभिभाषण से लोगों की अपेक्षा होती है कि गवर्नमेंट का आप रोड मैप बताइएगा। जो बातें बीजेपी जदयू ने चुनावी सभा में कही, राज्यपाल का जो अभिभाषण है वो में कहीं नहीं दर्शाया गया है जो 19 लाख युवाओं को रोजगार का जो वादा किया था, कहीं नहीं दर्शाया गया है। तो कहीं न कहीं बिहार की जनता के साथ छलावा किया गया है और कल हम लोग इस पर वाद विवाद है, इस पर पुरजोर तरीके से विपक्ष अपना बात रखने का काम करेंगे। महागठबंधन के नेता हंगामे पर चाहे जो भी सफाई दे, लेकिन विपक्ष की इस हरकत से उन करोड़ों बिहार वासियों को निराशा हुई होगी जो राज्यपाल के अभिभाषण के जरिए सरकार के रोड मैप को समझना चाहते थे और विपक्ष के हंगामे के शोर में वे सब कुछ साफ साफ नहीं सुन पाए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार, रवि एस नारायण और आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और अब एक सूचना, हेल्दी रहने के लिए सबसे जरूरी है दूध। शरीर में क्वालिटी प्रोटीन और कैल्शियम के लिए जरूरी है दूध, तो पीजिए हर रोज एक गिलास अमूल दूध। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।